हेलो स्टूडेंट्स, मैंने पूर्व की क्लास में आपको विशेष डाक सेवाओं से संबंधित कई तथ्यों से आपको अवगत कराया था। उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको बताएंगे कि तार का क्या प्रयोग है और तार के बारे में हमने आपको एक जानकारी भी उपलब्ध कराई थी कि तार का क्या उपयोग होता है, क्यों तार आवश्यक है, पहले क्यों तार का उपयोग किया जाता था। और इसमें एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी जाता है तार से क्या अभिप्राय है, तार के प्रकार क्या है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। इसीलिए आज आप थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। तो हमने आपको बताया था कि तार के माध्यम से हम संदेश भेजते हैं और इसमें संदेश एक सीमित मात्रा में, सीमित माध्यम में भेजा जाता है और इसमें गणना अक्षरों के आधार पर की जाती है और उसी गणना के आधार पर ही उसमें शुल्क जो है वो हमको अदा करना पड़ता है। तो आप कह सकते हैं कि यह संदेश भेजने का एक माध्यम था जो डाक विभाग के द्वारा उपलब्ध कराया जाता था। और इसके पश्चात में इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं कि जैसा हमने आपको कहा कि ये संक्षेपित होते हैं। तार आपके संक्षेप में लिखे जाते हैं, संक्षेपित होते हैं। तो इसमें आपको कुछ बातें जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें ज़्यादा हम विस्तारित रूप नहीं लिखते हैं, विस्तार से हम नहीं लिखे जाते हैं, तभी इनको तार को संक्षेप माध्यम में लिखना आवश्यक होता है। तो संक्षेप में ये होते कैसे हैं, जब हम जनरली कोई पत्र लिखते हैं, कोई सूचना भेजते हैं तो उसमें हम आदर सूचक शब्द, प्रेषक, ये हम उपयोग करते हैं। लेकिन इसमें हम इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर होता है पत्र का वो कदापि स्वीकार्य नहीं होता है क्योंकि आदरणीय शब्दों का अगर हम इसमें इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो तार की जो संख्याएँ होती हैं वो बड़ी बढ़ जाती हैं, अक्षरों की संख्या बढ़ जाती है। तो इसमें आदर सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है और ना ही कोई अनावश्यक शब्द है, उन अनावश्यक शब्दों का भी प्रयोग नहीं किया जाता है, जिससे कि हमारा जो टेक्स्ट है उसकी जो काउंटिंग है वो बढ़े। तो इस प्रकार की कोई भी बात इसमें स्वीकार नहीं होती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और तार को लिखते समय व्याकरण आपकी काफ़ी शुद्ध, सही और सटीक होनी चाहिए और इसको लिखते समय कॉमा, फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हम एक बात फिर आपको समझिए कि तार संक्षेप में होते हैं, संक्षेप में होने की वजह से ही इसमें आदर सूचक, समान सूचक शब्द, प्रेषक इत्यादि का हम इसमें इस्तेमाल नहीं करते हैं, अनावश्यक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कॉमा, फुल स्टॉप तक नहीं इसमें लगाते हैं। तो आप समझ सकते होंगे ये कितने संक्षेप में लिखे जाते हैं क्योंकि इसके माध्यम से हम बहुत ही सीमित अक्षरों को ही भेज पाते हैं। तो कहीं इन सब के चक्कर में जो हमारा जो मुख्य तथ्य है, जो मुख्य हमारा सेंटेंस वाक्य है वो कहीं हमारा ना रह जाए, इसलिए ज़रूरी है। और इसमें जो शब्द हम लिखते हैं वो दोहराने नहीं चाहिए, डबल नहीं होने चाहिए, तार संक्षेप में लिखा जाना चाहिए। और तार की एक श्रेणी आती है, इसको हम कहते हैं सिंपल तार, सिंपल टेलीग्राम। तो जो साधारण तार होता है इसमें 15 से ज़्यादा शब्द नहीं होने चाहिए। अगर इससे ज़्यादा शब्द हो जाते हैं तो एक शब्द 2 शब्द के बराबर उसकी गणना की जाती है। जब हम शुल्क की अदायगी करते हैं तो एक शब्द 2 शब्द के बराबर माना जाता है। इसमें तार लिखते समय कैपिटल लेटर का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। तार संदेश में संख्या शब्दों में न गिन करके अंकों में गिनी जाती है, ठीक है, अंक में गिनी जाती है कि कितने आपने शब्द जो है इस्तेमाल किए हैं। जब हम तार के माध्यम से संदेश लिखते हैं तो इसमें शब्द समूह तथा उपमा सूचक शब्दों का भी उपयोग इसमें नहीं किया जाता है। जो अलंकृत शब्द होते हैं उनका उपयोग हम इसमें नहीं करते हैं क्योंकि इसका मुख्य जो उद्देश्य होता है वह सिर्फ और सिर्फ सूचना भेजना होता है,
सूचना से अवगत कराना होता है और उसका कोई अभिप्राय नहीं होता है, तो इसमें हम ज़्यादा कोई बढ़ा चढ़ा करके इत्यादि नहीं लिखते हैं। तो तार के अगर प्रकार की बात करें तो तार हमारे 4 प्रकार के होते हैं। तो अंतर्देशीय तार, अंतर्देशीय तार, साइफर तार, विदेशी तार, सांकेतिक तार, ये हमारी तार की श्रेणियाँ होती हैं और इनके अंतर्गत हम तार का मैटर में भेजते हैं। तो अंतर्देशीय तार, साइफर तार, सांकेतिक तार, ये 4 प्रकार की कैटेगरिया है। 4 भागों में हम तार को डिफाइन करते हैं, 4 को हम वर्गीकृत करते हैं तार को 4 भागों में। ठीक है, मुझे लगता है ये 4 जो फॉर्म है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब अंतर्देशीय की बात की जाए तो जिन तार के माध्यम से हम अपने देश के अंदर ही सूचनाएं हम भेजते हैं वो हमारे अंतर्देशीय तार कहलाते हैं। देश के अंदर जहाँ पर भी किसी भी स्टेट में भेजना हो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वो आपके अंतर्देशीय तार आपके कहलाते हैं। और जब साइफर तार की बात की जाती है कि साइफर तार क्या है, तो साइफर तार बहुत ही गुप्त भाषा में लिखी जाने वाले तार होते हैं। यह आपके अंकों पर और जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं इनके ऊपर लिखे जाते हैं, एक कोडिंग इनकी की जाती है। इनको सिर्फ प्राप्तकर्ता ही पढ़ पाता है कि किसका क्या मतलब होता है। तो जो बहुत ही गोपनीय तरीके से तार आपके लिखे जाते हैं और जिनमें अंकों और अक्षरों दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, वो तार हमारे साइफर तार कहलाते हैं। और अगर विदेशी तार की बात करें तो जो तार अपने देश की सीमा से दूसरे देश को भेजे जा रहे हैं, दूसरे मुल्क को भेजे जा रहे हैं, वो हमारे विदेशी तार कहलाते हैं। और अगर सांकेतिक तार की बात करें तो जिसमें हम अपने संदेश को एक संकेत के माध्यम से हम रिप्रेजेंट करवाते हैं, वो तार हमारे सांकेतिक तार कहलाते हैं। वो तार हमारे सांकेतिक तार कहलाते हैं। तो संकेत में से हम आपको बताते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2016 समा, 2016 समा, तो एक हमारा कोड है और ये हमको पता है कि इसको संकेत में इसका क्या मतलब होता है। जैसे इसका मतलब है कि सामान आ चुका है, तो ये इसने संकेत आपको दे दिया। इसका मतलब है कि सामान आ चुका है। तो आप सिर्फ इतना ही कोड लिख करके भेजेंगे और उसको जो प्राप्त करता है उसको पढ़ लेगा। 2016 का 2016 सामान का मतलब है सामान आ चुका है। ठीक है, जैसे 2398, अगर आपसे कह दिया जाए 2398 या श्याम, ये अपने आधार पर अपने लिए बनाए जाते हैं कोड। इस भाषा को दूसरे नहीं समझ पाते हैं। और एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं,
2398 यदि आप 2398 कहते हैं या आप कहते हैं श्याम, तो इसके लिए आप कोड अपना निर्धारित कर सकते हैं। सामान भेज दिया गया है, अगर श्याम लिख करके भेज दिया गया है। देखो हमने आपको बताया था कि जो तार होते हैं वो सांकेतिक भाषा में लिखे जाते हैं, संकेत देते हैं, इसका क्या मतलब है, और उसको सिर्फ दूसरा व्यक्ति ही उसको डिकोड कर पाता है जिसको उसके बारे में पता होता है। ये दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग होती है, इसका मतलब ये हुआ। अब तार में हमको पता है कि बहुत ही कम शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए अगर हम श्याम लिखेंगे तो हमको कम पेमेंट भी कम करना पड़ेगा। तार का की जो फीस होती है वो भी हमको कम भुगतान करनी पड़ेगी। इसलिए अगर क्या है उसका मतलब यह है कि सामान भेजा जा चुका है, सामान भेज दिया गया है, सामान भेजा जा चुका है। और अगर लिख दिया गया 2879 तो इसका मतलब हो जाएगा सामान आने की देरी है। तो ये एक प्रकार की जैसे कि कोई कंपनियाँ हैं की डिलीवरी है, दूसरे स्थान को विकसित करना चाहते हैं, तो वो आपस में कन्वर्सेशन इस तरीके से कर सकते हैं। और ये इनके लिए कोई रूल रेगुलेशन फिक्स नहीं होता है, हम दोनों मिल करके अपने लिए नियम तय करते हैं कि हम किसके लिए क्या इस्तेमाल करें। ठीक है, इस प्रकार से होते हैं। आपने देखा होगा जो बहुत बड़ी बड़ी जो मंडियाँ होती हैं जहाँ पर सामान की बिक्री की जाती है, कच्चे सामान की बिक्री की जाती है, जहाँ सब्जियों की थोक में बिक्री की जाती है, वहाँ से व्यापारी वर्ग इकट्ठे होते हैं। जैसे मैं बताऊँ कि आम की जो मंडियाँ होती हैं वहाँ पर बाहर से व्यापारी लोग आते हैं माल को खरीदने के लिए, आम की मंडी में आम को खरीदने के लिए। और जब किसान अपना आम लेकर के वहाँ पहुँचता है तो व्यापारी जब उपस्थित होता है तो आप जिसकी दुकान पर उसको लेकर के गए हैं उससे और जो व्यापारी खरीदने आम के मध्य में ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल होता है, आम उस व्यक्ति उसको नहीं जान पाता है। तो वो जो कन्वर्सेशन है वो आपका सांकेतिक होता है, वो उन दोनों के बीच की बात है। वो तय कर लेते हैं कि सामान किस रेट में जाना है, किस रेट में उसको लेना है। ठीक है, तो इसका मतलब है सामान भेज दिया गया है। तो आपने देखा कि तार आप इस तरीके से आपके लिए उपयोग कर सकते हैं। अब ये नहीं, हमने आपको बताया कि तार का मतलब यही था कि कम शब्दों का इस्तेमाल करके भेजे जाने वाला संदेश, इसीलिए इसमें ये कभी तो आप देखते हैं कि अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल किया जाता है, कहीं अंकों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं। तो अब चूँकि ये पद्धति बहुत पुरानी है, लेकिन आप इनका अपने उस जीवन में भी अपने कार्यालय स्तर पर भी इनका प्रयोग कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इस तरीके से सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हुए सिर्फ दो के बीच में कन्वर्सेशन हो और उन सीक्रेट कोड के माध्यम से ये बताया जाना संभव हो सके ताकि तीसरा व्यक्ति उसको ना पढ़ सके, ना उसको डिकोड कर सके। तो ये बेहद आवश्यक है। तो मुझे लगता है कि हमने आपको थोड़ा सा गाइड करने का प्रयास किया है, बाकी आप समझदार हैं और इसके बारे में हमने आपको पहले भी बता चुके हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें यहाँ पर CRPF की, ये इसलिए हम बता रहे हैं कि उन पर टिप्पणियाँ अक्सर लिखने के लिए आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आप थोड़ा सा इसको रिमाइंड कीजिएगा, थोड़ा सा पढ़िएगा। CRPF, अब CRPF का यदि आप नाम देखते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि ये तो एक पुलिस फोर्स का नाम है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। क्योंकि ऐसा नहीं है, जो एब्रिविएशन वाले जो शब्द हमारे होते हैं इनसे कई प्रकार से हम इनके मीनिंग निकाल सकते हैं, कई मीनिंग इनकी हो सकती हैं। यहाँ पर चूँकि हम आपको डाक विभाग से संबंधित सेवाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं, तो यहाँ पर CRPF का जो फुल फॉर्म होगा सेंट्रल पोस्टल रिक्रूटमेंट फी, सेंट्रल पोस्टल रिक्रूटमेंट फ़ी इसका मतलब होता है। और इसका उपयोग हम जब कभी भी आवेदन करते थे नौकरियों के लिए, जितने भी पहले ऑफलाइन फॉर्म करते थे उसमें CRPF के माध्यम से पेमेंट का जो शुल्क का जो भुगतान होता था वो मांगा जाता था। तो जिस प्रकार से हम पोस्ट से IPO खरीदते थे, इंडियन पोस्टल ऑर्डर,
बैंक से हम डिमांड ड्राफ्ट बनवाते थे उसके साथ में लगाने के लिए, सेम उसी प्रकार से हम CRPF का भी इस्तेमाल करते हैं। और जितना हमको इस समय ज़रूरत पड़ती, जितने के लिए हमसे व्यक्ति की इच्छा जाहिर की गई है, उतने का CRPF हम इसके साथ में लगा देते थे। तो यह आप कह सकते हैं कि एक शुल्क भुगतान करने का एक माध्यम है CRPF, जो कि सुविधा डाक विभाग के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। और ये हमने यहाँ पर आपको कई प्रकार की सुविधाएं, ऐसे मनी ऑर्डर के बारे में भी बताया है, पोस्टल ऑर्डर के बारे में बताया, और इसके साथ साथ CRPF के बारे में, VPP के बारे में, इन सब पर टिप्पणियाँ लिखने के लिए आती हैं, तो आपको जानकारी इनके बारे में होना चाहिए। और साथ ही साथ एक बात आपको ये भी पता होनी चाहिए, आपको आप अवगत होने चाहिए कि इन सेवाओं के साथ साथ पोस्ट ऑफिस, बैंक अपने पोस्ट ऑफिस में बैंकिंग सेवाएं भी उपलब्ध कराता है, जिनके लिए वो कई प्रकार की बचत स्कीमें अपने वहाँ पर वो चलाता रहता है समय समय पर। और जिसकी शुरुआत जो है वो 1833 ईस्वी में की गई थी डाकघर में बचत बैंक की। बचत बैंक की शुरुआत 1833 ईस्वी में डाक विभाग द्वारा की जा चुकी है, जिनमें वो अपने वहाँ पर ग्राहकों के खाते खोलने, कई प्रकार के खाते खोले जाते हैं और उनमें पैसे को भी अर्जित किया जाता है, पैसा जमा किया जाता है। तो आपको ये अगर आपसे कोई पूछा जाता है कि क्या डाक विभाग के द्वारा सेम उसी प्रकार से सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं जिस प्रकार से कि बैंक के द्वारा, तो आप यस कहेंगे और बता सकते हैं कि वहाँ पर खाते खोले जाते हैं, कब से खोले जाते हैं, कौन कौन से प्रकार के खाते खोले जाते हैं, जैसे मियादी खाता है, सावधि जमा खाता है, बचत बैंक खाता है, कई प्रकार के खाते वहाँ खोले जाते हैं। तो आप उनमें भी अपनी धनराशि को जमा करके उनसे जो ब्याज के रूप में पैसा प्राप्त कर सकते हैं और अपने पैसे को वहाँ पर फ्यूचर के लिए सिक्योर कर सकते हैं। और यहाँ पर ये तो हम खाता की बात हो गई कि जो जनमानस के लिए उपलब्ध कराई जाती है, साथ ही साथ धन विनियोजन की भी कई प्रकार की सुविधाएं डाक विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। धन विनियोजन का मतलब है कि आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, विनियोग करना चाहते हैं, तो आप किस रूप में डाक विभाग में पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं, पैसा का वहाँ पर विनियोग कर सकते हैं। तो विनियोग करने का पहला तरीका तो हमने आपको बताया कि आप डाक विभाग में अकाउंट, आप बचत बैंक खाते का इस्तेमाल करके अपनी बचत को वहाँ पर सेव कर सकते हैं। दूसरा, इसमें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के माध्यम से। नेक्स्ट की बात करें तो आप उसमें टाइम डिपॉजिट स्कीम कर सकते हैं, जैसे आप 15 साल के लिए, 10 साल के लिए, 7 साल के लिए आपने एक टाइम अवधि के अंतर्गत आप उसमें पैसा जमा करके उससे ब्याज के रूप में धनराशि प्राप्त कर सकते हैं। और फिर आप उसमें RD अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, आवर्ती जमा खाता भी खुलवा सकते हैं, और अन्य प्रकार की डिपॉजिट स्कीम्स भी आती हैं, आप उनका इस्तेमाल करके वहाँ से लाभ के रूप में धनराशि को प्राप्त कर सकते हैं, जिसका आप अपने भावी भविष्य में इस्तेमाल करते हुए आप उनका उपभोग कर सकते हैं। तो आपने देखा कि कई प्रकार की मासिक योजनाएं भी चलाई जाती हैं, जमा योजनाएं भी चलाई जाती हैं, आवर्ती खाते भी खोले जाते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं डाकखाने में। तो इनका उपयोग करके पहले के व्यक्ति अपने पैसे का अर्जन करते थे, उपभोग करते थे, और जैसे जैसे समय बीतता गया है अब डाक विभाग सेम जैसे बैंकों के तरीके से काम करने लगा है। जो सुविधाएं बैंक के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं, सेम वही सुविधाएं अब डाकखाने, पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध कराई जाती हैं, चाहे वो खाते खोलने सुविधाएं हों, चाहे पैसे के विनियोजन संबंधी सुविधाएं हों, ये सभी सुविधाएं आपको वहाँ पर उपलब्ध मिल जाती हैं। और आपको पता है कि हर जगह डाकघर की उपलब्धता भी है। जिस प्रकार से बैंकें आपको हर नुक्कड़ चौराहे पर मिल जाती हैं, वैसे आपको पता है कि हर डाकखाने में जो आपका जो गांव है वो किसी न किसी डाकखाने में लगता है, तो हर डाकखाने में इनकी सुविधाएं रहती हैं। आप वहां पर पैसे का विनियोजन करके अपने पैसे को सुरक्षित अपने भविष्य के लिए कर सकते हैं।
तो ये जो चैप्टर आपका था डाकघर की सेवाओं से संबंधित, इसके बारे में हमने आपको कुछ जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास किया है और मुझे आशा है कि आप थोड़ा सा इसको अपना समय देंगे और एक बार थोड़ा सा इनको पढ़ने का प्रयास करेंगे, आपको ज़रूर समझ में आएगा। अगर कहीं पर भी कोई असुविधा है तो आप ज़रूर हमसे पूछिएगा, हम फिर से आपकी समस्या का निराकरण करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर आपका है नस्तीकरण और अनुक्रमणीकरण। थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी आपको रखनी है, थोड़ा सा पढ़ना भी है आपको, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन आपसे इसमें से जरूर पूछा जाता है, या तो नस्तीकरण के बारे में पूछा जाएगा या फिर अनुक्रमणिका के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो थोड़ा सा आपको यदि समय आप देंगे तो आपको समझ में आएगा और मैं आपको थोड़ा सा गाइड करने का प्रयास करता हूँ। नस्तीकरण। अब नस्तीकरण होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि नस्तीकरण है क्या। तो नस्तीकरण आपने शायद पहली बार सुना होगा, लेकिन अगर मैं एक शब्द लिखता हूँ ना फाइलिंग, अगर एक शब्द में लिखता हूँ फाइलिंग, तो आपको लगता है कि हाँ आप समझ में आता है कि नस्तीकरण का क्या है। डॉक्यूमेंट को फाइल करना, डॉक्यूमेंट को व्यवस्थित करके एक जगह इकट्ठा करके रखना, क्रमबद्ध तरीके से इकट्ठा करके रखना ही आपका नस्तीकरण कहलाता है, आपका फाइलिंग कहलाता है। तो सामान्य बोलचाल में पत्रों को संभाल करके रखना ही आपका फाइलिंग कहलाता है। और जिस पात्र में आवश्यक फाइलें अथवा प्रपत्रों को संभाल कर रखा जाता है उसे फाइल कहते हैं। फाइल के बारे में हमने आपको टॉपिक पढ़ाया था, तो आपको बताया था कि आपकी कौन सी फाइलें बनती हैं। तो जो जिसमें हम अपने प्रपत्रों को संभाल करके रखते हैं उनको हम कहते हैं फाइल, उनको हम कहते हैं फाइल। और ये जो प्रक्रिया है कि पत्रों को संभाल करके रखना, ये हमारे कहलाते हैं नस्तीकरण। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो नस्तीकरण एक ऐसी सुसंगठित पद्धति है जिसके द्वारा पत्रों अथवा संबंधित दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है तथा ताकि भविष्य में इच्छित पत्र अथवा दस्तावेज शीघ्रता से निकाले जा सकें। यहाँ पर यही एक बात है जो आपको ध्यान देने वाली है कि आखिरकार हम फाइलिंग क्यों करें, क्या ज़रूरत है फाइलिंग की। आपने देखा होगा कि जब कभी आप किसी ऑफिस में गए होंगे तो टेबल पर बहुत सारे प्रपत्र एक साथ पड़े रहते हैं, रखे रहते हैं। यदि हमको उसमें से हमारे अधिकारी के द्वारा कहा जाता है कि आप अमुक पत्र हमको दीजिए, तो ढूंढने में काफ़ी हमको टाइम लगता है। और यदि वो हमसे कहा जाए कि पिछले 3 साल पुरानी बात है और वो पत्र हमको दीजिए, तो हमें ढूंढना काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए क्रिटिकल काम हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में ज़रूरत पड़ती है फाइलिंग की। अब फाइलिंग क्या है, एक माध्यम है, एक तरीका है फाइल को सुसज्जित करके रखने का, दस्तावेज को संभाल करके रखने का। तो यदि आपने उन पत्रों को संभाल करके अपने वहाँ नहीं फाइल करके रखा है तो हमें बड़ी असुविधा होती है, बहुत ही दिक्कत होती है। और हम अपने प्रपत्र को संभाल करके यदि नहीं रखते हैं तो समय से अपने बॉस के अधिकारी के द्वारा मांगे जाने पर हम उसको उपस्थित नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत ही आवश्यक बात है कि प्रपत्र को संभाल करके रखना बेहद आवश्यक है, जिससे कि समय से आप उसको प्राप्त कर सकें, समय से आप उसको ढूंढ करके अपने अधिकारी के सम्मुख आप उपस्थित कर सकें। तो यदि आपसे इसमें पूछा जाए डेफिनेशन के बारे में, तो एक डेफिनेशन आपको अवश्य तैयार करनी है। एक डेफिनेशन के बारे में आपको ज़रूर उसमें लिखना भी है एग्ज़ाम में, जिससे कि जो एग्ज़ामिनर होता है जब आपके डॉक्यूमेंट को चेक करे तो वो अच्छी तरीके से आपको अच्छे मार्क्स दे सके और आपकी बात को वो अच्छी तरीके से समझ भी सके। तो इसमें
चाहे तो आप मिल्स स्टैंडिंग फोर्ड के अनुसार डेफिनेशन को देख लेंगे या फिर टॉमस इल्विन के अनुसार क्या है इसकी डेफिनेशन। टॉमस इल्विन ने बताया कि फाइलिंग प्रपत्रों का क्रमबद्ध वर्गीकरण एवं सकुशल संरक्षण है। यह पत्रों, कागजों एवं प्रलेखों का इस प्रकार संग्रहण है कि आवश्यकता पड़ने पर हम उन्हें शीघ्रता से हम उनको ढूंढ सकें। अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि एक जो तरीका होता है, क्रमबद्ध तरीका आपका जो है वो फाइल का रहता है। तो क्रमबद्ध का मतलब क्या है? क्रमबद्ध का मतलब ये होता है जैसे कि आपके पास में कोई कार्यालय में जैसे ही कोई नया काम आता है तो हम सबसे पहले उसके लिए क्या करते हैं, अलग से एक फाइल बना देते हैं और हम उसको पहचानते कैसे हैं, उसके लिए हम फाइल पर उसका नाम, उस फाइल का नाम, उसके कार्य से, उसका जो कार्य है वो कार्य हम यहाँ पर अंकित कर देते हैं। जैसे छात्रवृत्ति का है, छात्रवृत्ति का, इनकम टैक्स का है तो इनकम टैक्स की फाइल, ऐसे नाम उस पर अंकित कर देते हैं जिससे कि हमको पता चल जाता है कि हमारी ये वही फाइल है जिसकी हमको आवश्यकता है। तो पहला तो हम इसका नामकरण करते हैं। फाइल का नामकरण हमेशा कार्य से संबंधित होना चाहिए और यदि वह ईयर के अनुसार वो काम हर बार हर साल हमको करना पड़ता है तो उसमें फाइल का ईयर भी अंकित कर देना चाहिए, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर आगे हमसे पूछा जा सकता है कि इनकम टैक्स की 2017-18 की फाइल आई है तो हमको वही चाहिए। तो सत्र का अंकन करना आवश्यक है, तो सत्र हम उसमें जरूर डालते हैं। अच्छा, जब यदि सत्र की बात की जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी कार्यालय में जो सत्र होता है, सत्र का मतलब फाइनेंशियल ईयर जो है वो फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक स्टार्ट होता है, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो जो ईयर होता है ये आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। इसके मध्य हम प्रत्येक कार्यालय में काम किया जाता है। तभी आप देखते हैं जैसे 1 अप्रैल की यहाँ बात है, 1 अप्रैल 2020 तो ये 31 मार्च 2021 तक चलेगा, 31 मार्च 2021 तक। तो तभी अगर हम कभी सत्र की बात करते हैं तो जब सत्र डाला जाता है तो 2020 से 21 इस प्रकार के ये सत्र आपका क्रिएट किया जाता है, क्योंकि सत्र स्टार्ट दूसरे एक साल में होता है और समाप्त जाकर के दूसरे साल में होता है। तो यहाँ पर ये बात आपको हमें लगता है कि जानना बहुत आवश्यक था, इसलिए हमने आपको थोड़ा सा गाइड करने का प्रयास किया। ध्यान रखिएगा कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक इसका फाइनेंशियल ईयर होता है और इसीलिए इसमें एक साल के कुछ माह और दूसरे साल के कुछ माह होते हैं, इसलिए दोनों सालों का इसमें उल्लेख किया जाता है। तो अब इसमें फाइलिंग में बात आती है कि क्रमबद्ध तरीके से कैसे। क्रमबद्ध तरीके से किस तरीके से ये लिखा जाता है, तो देखते हैं। जैसे ही आप फाइल का नामकरण करते हैं और फाइल बनाते हैं, नामकरण करके फाइल आपकी क्रिएट हो जाती है और अब जो आपके पास पत्र आया है उसमें हम टैग लगाते हैं। फाइल में टैग के बारे में टैग आते हैं, टैग लगा करके वो पत्र हम उसमें पिरो देते हैं, उसमें हम नथी कर देते हैं और उसको बांध देते हैं टैग को। तो अब एक लेटर आपने लगा दिया। जैसे ही आप नेक्स्ट कार्रवाई करते हैं, उस पर नया प्रपत्र तैयार करते हैं, नया लेटर कहीं भेजते हैं या फिर से कोई पत्र आपको प्राप्त होता है, तो अब जो पत्र आपका होगा, जो अभी हाल में प्राप्त हुआ है, वो पहले वाले से हटके वाला आपका नया पत्र होता है। तो इसमें हमेशा नया वाला हमेशा ऊपर रखा जाता है, आगे की तरफ नया वाला पत्र रखा जाता है। तो जो पहले हमने लगाया था वो नीचे रहेगा और ये जो हमने अभी हाल में हमको प्राप्त हुआ इसको हम ऊपर की तरफ इसमें हम
महत्व के बारे में थोड़ा सा आपको जानना है कि इनका महत्व क्या है और किस प्रकार से इनका उपयोग किया जाता है। तो फाइलिंग का आप नस्तीकरण की बात करें तो नस्तीकरण नीतियों के निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है। नीतियों का जो निर्माण करना होता है, तो अगर हम फाइलिंग करके नहीं रखते हैं तो हम आगे की नीतियाँ नहीं बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आगे नीतियाँ जब आप तभी बनाएंगे जब पहले से आपने नियम दस्तावेजों को संभाल करके रखा होगा। उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर हम आगे पॉलिसीज़ का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है प्रमाण का लाभ। अगर आपने अपने वहाँ पर फाइलों को दुरुस्त किया हुआ है, सभी दस्तावेज आपने संकलित करके रखे हैं, तो आप उनको प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। और इससे क्या होता है कि इससे आपसी मतभेद भी दूर हो जाता है। क्योंकि आप जैसे कि आपने किसी को पत्र ने किसी कस्टमर ने आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी थी, आपने भेजी लेकिन उस तक नहीं पहुंची। आप दोनों में मतभेद हो सकता है क्योंकि उनको ज़रूरत थी और आपने भेजी है लेकिन उन तक पहुंची नहीं। तो उस मतभेद को मिटाने में यदि आप उनके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे कि हमने भेज दिया है, ये स्लिप है हमारे पास डाक विभाग की, तो इससे आपसी मतभेद दूर होता है। कब आपसी मतभेद कैसे दूर होता है? नस्तीकरण से। क्योंकि नस्तीकरण ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम पत्रों को संभाल करके रखते हैं, आवश्यकता पड़ने पर हम उन्हें दिखा सकते हैं। यदि हम फाइलिंग ना करते तो हम कदापि नहीं दिखा सकते थे। हवाले के रूप में हम इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। हवाला मतलब रेफरेंस के रूप में पिछले को अगर हमें दिखाना है कहीं कि पिछला, यदि मान लो कहीं पर हमको कोई सामान खरीदना है, यदि उनके द्वारा महंगा इस बार दिया जा रहा है और उन्हें पता नहीं है कि हम उनसे पिछली बार कितना लिए थे, किस रेट में उनसे हमने माल खरीदा था, तो हम हवाले के रूप में पिछला वाला भी उनको दिखा सकते हैं। और सरकार को सूचना इत्यादि भेजने में सुविधा रहती है। प्रपत्र प्रलेख जितने हैं वो हमारे सब सुरक्षित रहते हैं। और अनुक्रमणिका भी तैयार हो जाती है। अभी अनुक्रमणिका के बारे में आपको बताएंगे कि इंडेक्सिंग क्या होती है। ग्राहकों की चुप्पी भंग करने में भी सहायक है। अनुगामी प्रणाली आप अपना सकते हैं इसके आधार पर, क्योंकि आपको आगे पता रहता है कि आगे क्या होने वाला है, क्या ज़रूरत है, तो हम इन फाइलों के आधार पर ही आगे की रणनीति बनाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका महत्व है, इसका गुण है। इसके गुणों के बारे में भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि गुण इसमें कौन कौन से होते हैं। क्योंकि फाइलिंग सरल होती है, फाइलिंग करते हैं तो मितव्ययता बरकरार रहती है, गोपनीयता रहती है, शीघ्रता रहती है, सुरक्षा, अनुकूलता, अल्पस्थान, लोच, हवाले की निश्चितता, दृढ़ता, यथार्थता इत्यादि इसमें बहुत सारे गुण होते हैं। ये आपको अच्छी तरीके से मुझे लगता है कि पता है, क्योंकि ये गुण कई बार रिपीट मैं कर चुका हूँ पिछली वाली क्लासेस में। तो यदि आपको कहीं पर कोई दिक्कत होगी तो मुझे लगता है कि आप ज़रूर संपर्क करेंगे, हम फिर से आपको बताएंगे। अब इसके पश्चात में पूछा जाता है कि नस्तीकरण जो है इसका वर्गीकरण कितने तरीके से किया जाता है। वर्गीकरण मतलब विभाजन, नस्तीकरण के प्रकार। तो नस्तीकरण की बात करें तो नस्तीकरण दो प्रकार के होते हैं। नस्तीकरण दो प्रकार की होती है। पहली को कहते हैं पुरानी अर्थात लघु प्रणाली, दूसरी को हम बोलते हैं आधुनिक एवं बड़ी प्रणाली। आधुनिक अर्थात बड़ी प्रणाली। पुरानी को लघु हम क्यों कहते हैं और आधुनिक को हम बड़ी क्यों कहते हैं? अब जो ये पुरानी एवं लघु प्रणाली है, इसके अंतर्गत भी कई प्रकार की फाइलिंग आती है, कई प्रकार की इसमें है। जैसे इसमें एक तो तार फाइलिंग होती है, दूसरा कार्डबोर्ड फाइलिंग, प्रेस कॉपी बुक फाइलिंग, दरबा फाइलिंग, ये हमारी आती हैं पुरानी फाइलिंग में।
जैसे तार फाइलिंग है तो पुराने समय में आपने देखा होगा कि घरों में तार ऐसे लटका रहता है ऐसे, और इसमें ही हम जो बाहर से पत्र आने वाले होते थे सभी हम इसमें लगा करके रखते हैं। एक तो ये हैंगर टाइप का होता है, ये तो आपने ग्रामीण क्षेत्र में गाँव में देखा होगा, लेकिन अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ तार फाइलिंग को आपने देखा होगा। बैंक में हम देखते हैं कि इस प्रकार का उनके सामने एक तार लगा रहता है स्टैंड में, और जितने भी चेक जब भी आप जमा करने के लिए बैंक में कुछ भी जाते हैं, चाहे आप पैसे की निकासी करने के लिए जाते हैं, चाहे आप पैसे को जमा करने के लिए जाते हैं, चाहे आप चेक को लेकर के वहाँ पर जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे ही उसका भुगतान कर दिया जाता है, उनकी यूनिट में कर ली जाती है, तो वो जो दस्तावेज होता है उसको इसमें लगा दिया जाता है, इसमें सेट कर दिया जाता है, इसमें अंदर इसमें पिरो दिया जाता है। तो यही जो आपका स्टैंड होता है इसी को हम कहते हैं तार फाइलिंग। और अगर कार्डबोर्ड फाइलिंग की बात करें तो कार्डबोर्ड फाइलिंग एक अलग से इसमें नीचे एक दफ्ता लगा रहता है, उसमें धागा बंधा रहता है। अब जितने भी हमको प्रपत्र फाइल करने होते हैं उसमें रख करके उस धागे से हम बांध देते हैं, और नीचे इसमें एक मोटा सा दफ्ता लगा रहता है, जिनसी लगी रहती है, जिससे कि वो हमारे सुरक्षित रहते हैं। ये कार्डबोर्ड फाइलिंग है। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा फ़िलहाल कोई ये टफ नहीं है। जैसे नेक्स्ट है आपका प्रेस कॉपी बुक फाइलिंग। तो प्रेस कॉपी बुक फाइलिंग में पत्रों के कागज़ होते हैं, पत्रों के कागज़ होते हैं। प्रत्येक मूल पत्र वाले पन्ने में जिल्द की ओर छेद होता है। मूल पत्र वाले कागज़ की नीचे नकल वाला पन्ना पतला होता है। मूल पत्र वाले पृष्ठ पर कॉपिंग या स्याही से मूल पत्र लिखा जाता है तथा कार्बन की सहायता से पत्र की नकल भी तैयार है। मतलब प्रेस कॉपी बुक फाइलिंग एक अलग प्रकार की फाइलिंग है, इसमें साथ ही साथ उसकी कार्बन कॉपी तैयार की जाती है और ऊपर वाले पर हम मूल प्रति लिख देते हैं और नीचे वाले पर हम उसमें ये अंकित किया जाता है कि ये हमारी कॉपी की हुई, नकल की हुई प्रति होती है। तो जो मूल पत्र इसमें होता है, जो मूल पत्र का मतलब जो ओरिजिनल कॉपी होती है उसके पन्ने में जिल्द की ओर जो है इसमें एक छेद कर दिया जाता है, उनको उसमें नथी कर के हम इसमें रखते रहते हैं। तो यदि आपसे इनके प्रकार के बारे में पूछा जाए तो नेक्स्ट आता है आपका दरबा फाइल प्रणाली। तो दरबा फाइल प्रणाली इसको पिजन होल फाइलिंग भी कहते हैं, पिजन होल फाइलिंग, जिसमें मतलब इस प्रकार बना रहता है। दरबा ऐसे इसमें बना होता है, ठीक है ना। ऐसे ये रैक बनी होती है, रैक, और उन रैक में हम फाइलिंग को रखते हैं। तो फाइलिंग यहाँ जो प्रकार बताए जा रहे हैं वो फाइलिंग करने के तरीके बताए जा रहे हैं, तरीके से आप फाइलिंग कर सकते हैं। तो इन रैक में आप अपनी आवश्यकता अनुसार फाइलिंग को आप इसमें रख सकते हैं। आप उनमें नंबरिंग कर सकते हैं, जैसे आर नाम से अगर स्टार्ट हो रहा है आपने लिख दिया आ से लेकर के बाद तक इस वाले रैक में रखे जाएंगे, चा से लेकर के छा तक इसमें रखें। इस प्रकार से आप उसमें कर सकते हैं, नाम के आधार पर उसका निर्धारण करने के बाद में, और आवश्यकता पड़ने पर आप उनको ढूंढ सकते हैं। और यदि मैं यहाँ पर आधुनिक एवं बड़ी प्रणाली की बात करें तो इसमें पहली आपकी आती है लेटी फाइलिंग। नेक्स्ट आती है इसमें आपकी खड़ी फाइलिंग। लेटी फाइलिंग आप देखते हैं फाइलों को ऐसे ही लिखा करके रखा जाता था। खड़ी फाइलिंग में ऐसे फाइलिंग आपकी खड़ी करके रखी जाती हैं। ये आधुनिक टाइप की आधुनिक प्रणाली है, आधुनिक तरीके से जिसमें फाइलिंग की जाती है। और ये जो आपकी खड़ी फाइलिंग है
इसमें आपको पता होना चाहिए, इसमें अलमारी का प्रयोग किया जाता है, फोल्डर होते हैं उन पर नाम लिखा जाता है और उन फोल्डरों में ही इन फाइलिंग को कर करके रखा जाता है। इसे फोल्डर आप कहेंगे तो इस जो आप देखते हैं इम्पेलर टाइप के होते हैं, यहाँ पर इसका नाम लिखा जाता है कि ये इसके अंदर कौन सी टाइप की फाइल इसमें रखी गई है, आ से लेकर के बा तक इसमें लिख दिया, तो वो फाइल आपकी इसी में रखी जाएगी फोल्डर, फिर वो उठा करके वहाँ पर उस रैक में रखा जाएगा, जिससे कि ढूंढने में आसानी रहती है। और इसमें एक अनुपस्थिति कार्ड भी लगाया जाता है, एब्सेंट कार्ड। यदि वो फाइल कहीं पर गई हुई है तो एब्सेंट कार्ड उसमें लिख दिया जाता था कि ये फाइल कहाँ पर गई हुई है, जिससे कि वो ढूंढने में हमको आसानी होती है। तो लेटी फाइलिंग आपने देखा, और उसके पश्चात में खड़ी फाइलिंग का आपने देखा कि क्या इस्तेमाल इसमें होता है। तो कार्डबोर्ड फाइलिंग तो हमने आपको बताई थी पुरानी तरीके में, कार्डबोर्ड फाइलिंग का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। एक नेक्स्ट होती है ना लटकती हुई फाइलिंग, उसमें फ़ाइलों को लटका करके रखा जाता है। इसमें भी दराज यानी सेफ की ज़रूरत पड़ती है, फोल्डर की ज़रूरत पड़ती है, संकेत कार्डों की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि कंप्यूटर फाइलिंग किस तरीके से की जाती है, कंप्यूटर फाइलिंग का उपयोग क्या है, किस तरीके से हम कंप्यूटर में फाइलिंग करते हैं। तो कंप्यूटर में फाइलिंग कैसे करते हैं, तो सबसे पहले तो उसमें हम उस फाइल का नाम सेव करते हैं, उसको सुरक्षित करते हैं। सुरक्षित करने के पश्चात में फ़ोल्डर बनाते हैं, उस फोल्डर पर हम उसका नाम दर्ज करते हैं, और एक टाइप की जितनी भी फाइलें होती हैं उनको हम उठा करके उस फोल्डर में हम व्यवस्थित करके रखते चले जाते हैं, और हमारी फाइलें उसमें संग्रहित होती जाती हैं। बस फोल्डर में आपको ध्यान रखना है कि फोल्डर में एक टाइप का जो फोल्डर आपने बनाया है, जैसे इनकम टैक्स का फोल्डर बनाया है तो उसमें सिर्फ इनकम टैक्स की ही फाइलें होनी चाहिए। छात्रवृत्ति का बनाया है तो उसमें छात्रवृत्ति की ही फाइलें होनी चाहिए। आप फोल्डर को ईयर वाइज भी बना सकते हैं, ईयर वाइज भी आप उनको उसमें सजा सकते हैं, व्यवस्थित रूप उनको आप दे सकते हैं। तो ये ज़्यादा पूछा जाता है कंप्यूटर फाइलिंग, और इसके लाभ क्या है ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मुझे लगता है कि लाभ में इसे समय और समय की बचत होती है, कंप्यूटर में फाइल करते हैं, इससे कार्य आसान हो जाता है, कार्य में शीघ्रता आती है, गोपनीयता बनी रहती है, पत्रों को भी हम आसानी से इसमें ढूंढ लेते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। मुझे लगता है कि ये सब आपको समझ में आएगा, कोई ज़्यादा कठिन चीज़ इसमें नहीं है। यदि आप पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आप अच्छी तरीके से इसमें कर पाएंगे। अच्छा, यदि बात हम यहाँ पर इंडेक्सिंग की करें तो इंडेक्सिंग में आपको ये पता होना चाहिए कि अनुक्रमणिका जो है, अनुक्रमणिका को इंग्लिश में हम इंडेक्सिंग कहते हैं। तो अनुक्रमणिका जब नाम लिया जाता है तो थोड़ा सा हमको अटपटा लगता है, सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन जब हम इंडेक्सिंग की बात करते हैं तो थोड़ा सा आसान शब्दों में हमको समझ में आ जाता है। तो कार्यालय में बहुत से पत्र इत्यादि होते हैं जो इन्हें विभिन्न स्थानों पर जब हम उनको रखते हैं, विभिन्न स्थानों पर जब पत्रों का रखरखाव किया जाता है, लेकिन यदि इन पत्रों दस्तावेजों को इधर उधर रख दिया जाता है तो संभव है कि अनावश्यक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। परंतु यदि उनकी सूची बनाकर निर्दिष्ट स्थान पर रख दिया जाए तो यह समस्या स्वतः ही दूर हो जाती है, स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो थोड़ा सा आपको इस पर ध्यान देना है कि ये किस तरीके से इनमें हम रखते हैं। रखने का जो तरीका होता है वो कैसा आपका होगा, वो रखने का तरीका ही आपका इंडेक्सिंग है। यदि आपने कभी भी किसी अकाउंटेंट के लेजर को देखा होगा तो उस लेजर में क्या करता है कि उसमें लेटर बने रहते हैं, प्रारंभ में कई सारे A, B, C, D इस प्रकार से लेजर बने
कलर को पकड़ते हैं, उसको पलट देते हैं। तो जितने भी ए से रिलेटेड हमारे दस्तावेज होते हैं वो एकदम से हमको प्राप्त हो जाते हैं। यदि हम बी के पास में जाते हैं, अब ए बी में हम करते क्या है, यदि किसी फाइल की स्टार्टिंग ए से हो रही है तो हम उसको एक एक क्रम में रखते हैं, एक एक। अगर बी से स्टार्टिंग हो रही है उसकी तो हम बी के क्रम में उसको हम व्यवस्थित करके रखते हैं। और जब हमको वहाँ पर देखना होता है तो हम सिर्फ बी को पलटते हैं, फाइल का नाम पढ़ते हैं और बी को हम एकदम से पलट देते हैं तो हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आपने थोड़ा सा समझने का प्रयास किया होगा कि हमने आपको बताया था कि लसीकरण में पेजों को किस तरीके से व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है और जो अनुक्रमणिका होती है, इंडेक्सिंग होती है, उसमें ये जो फाइलें होती हैं इनको आप किस तरीके से व्यवस्थित करेंगे कि आवश्यकता पड़ने पर आप उनको अच्छी तरीके से समय से ढूंढ सकें और आसानी से अपने काम को पूरा कर सकें। तो इन दोनों में अंतर नहीं है। नस्लीकरण में हम पेजों को व्यवस्थित तरीके से फाइल के अंदर व्यवस्थित करते हैं और अनुक्रमणिका में हम इन फाइलों को एक क्रमबद्ध तरीके से रखते हैं जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर हम इनको आसानी से ढूंढ सकें। तो चाहे तो आप इनको नाम से इनको आप सजा करके रख सकते हैं या आपके पास में कई प्रकार के अलमीरा हैं, कई सारी हैं, तो आप इनमें सेक्शन में उनको डिवाइड कर सकते हैं कि स्कॉलर की फाइलें इस वाली लाइन में रहेगी, इनकम टैक्स की इस वाली लाइन में रहेगी। इस प्रकार से आप कर सकते हैं और इससे क्या आपको ढूंढने में आसानी है। तो मुझे लगता है कि नस्लीकरण और अनुक्रमणिका ये जो टॉपिक था वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं और यदि किसी को कोई असुविधा है, कोई दुविधा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो एक बार फिर से हमें पूछेगा, हम फिर से उसको समझाने का और बताने का प्रयास करते हैं और प्रयास करेंगे और आपको समझाएंगे भी। तो आज की इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक टेक केयर।